हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम कुछ आईएमपी क्वेश्चंस लेके आए हैं शिक्षण कौशल में यूपी टेट के लिए। इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप अगर इन्हें देखेंगे, इन्हें पढ़ेंगे तो आपको इनसे लाभ होगा। देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या कहलाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या कहलाता है। तो साथियों, ये कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कहलाता है? ये कहलाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कहलाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब हम किसी बच्चे को नवीन ज्ञान देंगे तो उसके पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही नवीन ज्ञान को देंगे, तो क्या कहलाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। क्या कहलाएगा? ज्ञात से अज्ञात की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय बताना। मतलब सरल प्रत्यय के क्रमानुसार जटिल प्रत्यय यानी कठिन प्रत्यय बताना। क्या किससे किस तरफ ले जाएंगे? तो सरल से जटिल की तरफ। सरल प्रत्यय के क्रमानुसार, तो हमारा जो क्रम रहेगा वो किसके अनुसार रहेगा? सरल प्रत्यय के अनुसार रहेगा। किसके अनुसार रहेगा? सरल प्रत्यय के अनुसार रहेगा। और बच्चे को किधर ले जाएंगे? जटिल प्रत्यय की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? सरल से जटिल की ओर। तो साथियों, क्या हो जाएगा? सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे क्या है? नए ज्ञान की खोज में सहायक। नए ज्ञान की खोज में सहायक कौन सी विधि है? आगमन विधि। कौन सी विधि? नए ज्ञान की खोज में सहायक कौन सी विधि होगी? आगमन विधि। कौन सी विधि? आगमन विधि। आगमन विधि। आगमन विधि। अगला देखिए दोस्तों, नए ज्ञान की खोज में सहायक कौन सी होगी? आगमन विधि। और ये पूछ ले नियम से उदाहरण की ओर। नियम से उदाहरण की ओर, तो नियम से उदाहरण की ओर जो होगी वो हमारी कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। कौन सी विधि होगी? निगमन विधि। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यह शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। मतलब एक शिक्षक को शिक्षण प्रदान करना चाहिए। शिक्षक को है शिक्षण कौन सी किससे, मतलब कैसे, किस विधि से करना चाहिए? तो आगमन से निगमन की तरफ करना चाहिए। बच्चा जो होता है वो अपने पूर्व ज्ञान के अनुभव से ही नए ज्ञान को सीखता है, तो किससे करेंगे? आगमन से निगमन की तरफ। यहाँ पे लिखेंगे हम आगमन से निगमन। आगमन से निगमन। आगमन से निगमन। आगमन से किस तरफ करेंगे? आगमन से निगमन। अगला क्वेश्चन है हमारा खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान। तो क्या खोज मतलब खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा? निगमन विधि। जब हम किसी नई चीज़ को खोजेंगे तो क्या होगा? हो जाएगा हमारा निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि।
दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? निगमन विधि। निगमन विधि। निगमन विधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। प्रमाण से प्रत्यक्ष की, तो क्या होगा? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर भी क्या हो जाएगा हमारा? निगमन विधि। क्या हो जाएगा? निगमन विधि। खोज के फलस्वरूप प्राप्त ज्ञान निगमन विधि। प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर भी क्या हो जाएगा? निगमन विधि। तो अब हो जाएगा। आगे देखिए, निगमन विधि है उसका उपयोग। तो निगमन विधि का उपयोग कहाँ होता है? उच्च कक्षाओं में। यहाँ पे निगमन विधि का उपयोग, निगमन विधि जो है वो कैसे चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। कैसे चलती है साथियों? सामान्य से विशिष्ट। सामान्य से विशिष्ट की ओर किधर चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारी निगमन विधि कैसे चलती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला है किलपैट्रिक। किलपैट्रिक कैसी विधि? प्रयोजनवाद। किलपैट्रिक जो है वो क्या है? एक प्रयोजनवाद मनोवैज्ञानिक है। किलपैट्रिक क्या है? प्रयोजनवादी। प्रयोजनवादी क्या है साथियों? प्रयोजनवादी क्या है? प्रयोजनवादी। अगला देखते हैं, प्रयोजनवाद के जनक। प्रयोजनवाद के जनक कौन हो जाएंगे? जॉन डीवी। जॉन डीवी। ओनली डीवी लिखेंगे, पढ़ेंगे तब भी आपको याद आ जाएगा। तो प्रयोजनवाद के जनक कौन हो गए? जॉन डीवी। प्रयोजनवाद के जनक कौन हो जाएंगे साथियों? जॉन डीवी। अगला है निगमन विधि उपयोगी है। तो निगमन विधि उपयोगी कहाँ है? उच्च कक्षाओं में। उच्च कक्षाओं में कौन सी विधि उपयोगी है? सॉरी साथियों, उच्च कक्षाओं में। उच्च कक्षाओं में कौन सी विधि उपयोगी है? निगमन विधि। उच्च कक्षाओं में। अगला ह्यूरिस्टिक विधि। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ। ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या है? खोज करना। कहते हैं ना ह्यूरिस्टिक विधि, खोज परख उसमें। तो ह्यूरिस्टिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खोज करना। खोज करना क्या होता है? खोज करना। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन है साथियों? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। ठीक है। वर्धा योजना लागू कब हुई? तो ये हुई थी 1973 में। कब हुई थी साथियों? 1973 में। अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है संवाद विधि के जनक। तो संवाद विधि के जनक कौन थे? प्लेटो साहब। कौन थे हमारे? प्लेटो। संवाद विधि के जनक प्लेटो। अगला है कविता किस विधि द्वारा याद कराई जाती है? कविता जो है हमारे प्राइमरी के बच्चे जो होते हैं, तो उन छोटे बच्चों को कविता याद कराने की जो विधि होती, विधि कौन सी विधि द्वारा कविता याद कराई जाती है? तो कविता जो होती है पूर्ण से अंश की ओर याद कराई जाती है। कैसे कराई जाती है? पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर। पहले हम बच्चों को कविता सुनाते हैं, फिर उनके छोटे छोटे खंड करके उन्हें
समझाते हैं। तो जो कविता विधि होगी वो कैसी होगी, पूर्ण से अंश की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है साथियों, शिक्षण सूत्र है। शिक्षण सूत्र है, मतलब शिक्षण सूत्र जो हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो शिक्षण सूत्र जो हैं हमारे वो 11 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं साथियों, 11 प्रकार के हैं। 11 प्रकार हम आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है, सरल से जटिल की ओर है, अनिश्चित से निश्चित की ओर है। नंबर 4 जो होता है वो अनुभूत से मतलब युक्त की ओर होता है। और नंबर 5 मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। तो इसी तरह हमारे और भी हैं, तो हमें और सारे मतलब थोड़े बहुत वो उसमें बहुत सूत्र सबको याद रहते हैं। इम्पोर्टेंट जो हैं 2-4 हैं, जैसे विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर हो गया, मनोवैज्ञानिक से तार्किक का क्रम, और आगमन से निगमन विधि, पूर्ण से अंश। तो ये क्या है, हमारे शिक्षण सूत्र हैं। क्या है ये, शिक्षण सूत्र हैं। तो आगे चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है 17, शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। अनुसूची किससे किया जाता है, अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से तो किया जाता है ये हमारा अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। ठीक है दोस्तों, अनुसूची एवं रेटिंग स्केल से। अगला क्वेश्चन है 18वां, अधिगम को रुचिपूर्ण बनाया जाता है। अधिगम को कैसे रुचिपूर्ण बनाएंगे। मान लो बच्चे क्लास में उधम मचा रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, तो रुचि नहीं ले रहे हैं, तो क्लास को रुचिपूर्ण, अधिगम को रुचिपूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे हम, मतलब कक्षा कक्ष में प्रबंधन बढ़ाएंगे बच्चों के लिए। तो क्या क्या करेंगे, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। किसके द्वारा, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है 19वां, कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल है। कक्षा कक्ष प्रबंधन कौशल क्या है, ये क्या है, प्रभावशाली शिक्षण अधिगम है। मतलब शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम है। किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा। जो शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली शिक्षण अधिगम क्या कहलाएगा, ये शिक्षक द्वारा। किसके द्वारा, शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रभावशाली अधिगम। क्या है, प्रभावशाली अधिगम। साथियों, हम ज़्यादा मतलब अपने क्वेश्चन बिल्कुल चुने हुए लेके आए हैं, ताकि आपको ज़्यादा नहीं उसमें ध्यान देना पड़े। आप अगर इतना देख लेंगे तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। अगला क्वेश्चन है 20वां देखेंगे, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए, ध्यान को पाठ में लगाए रखने के लिए शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन लाता है। शिक्षक अपने व्यवहारों में जानबूझकर जो परिवर्तन
लाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। उसे क्या कहते हैं साथियों? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। क्या कहेंगे? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। अगला है एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल। एनसीईआरटी द्वारा महत्वपूर्ण निर्धारित शिक्षण कौशल कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं साथियों? 5। अब यहाँ पर हम पांचों के नाम भी जान लेते हैं। तो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है खोज प्रश्न, यानी खोज प्रश्न कौशल, या इसे खोज परख भी कह सकते हैं, या खोज प्रश्न कौशल। खोज प्रश्न कौशल। नंबर 2 है स्पष्टीकरण का कौशल। क्या है? स्पष्टीकरण का कौशल। 3 है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। 3 है क्या? उद्दीपन परिवर्तन कौशल। 4 है पुनर्वलन कौशल। पुनर्वलन कौशल कौन सा है? पुनर्वलन कौशल। अगला 5वां क्या है? दृष्टांत कौशल। कौन सा कौशल है? दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या है? तो सूक्ष्म शिक्षण का जो द्वितीय स्तर है वो क्या है? पाठ की प्रस्तावना। 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 चलो, सूक्ष्म शिक्षण का द्वितीय स्तर क्या हो गया? पाठ की प्रस्तावना। तो सूक्ष्म शिक्षण का प्रथम स्तर, क्या हो जाएगा? उद्देश्य को लिखना। जब हमारा कोई उद्देश्य होगा तभी तो हम उसके ऊपर कार्य करेंगे। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रथम स्तर हो जाएगा उद्देश्य को लिखना। क्या हो जाएगा? उद्देश्य को लिखना। अगला क्वेश्चन, अगला है सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण निर्धारित है। तो सूक्ष्म शिक्षण के अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत जो है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत, ये क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा गलत लिख गया यहाँ से। तो ये होगा हमारा अगला क्वेश्चन 24वां। सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कौशल निर्मित है किसके द्वारा? तो ये है हमारे प्रोफेसर बी के पासी द्वारा। किसके द्वारा है? बी के पासी द्वारा। कितनी सूचियों में? 13 सूचियों में। कितनी सूचियों में? 13 सूची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां। सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई।
तो सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची तैयार की गई। तो सर्वप्रथम शिक्षण कौशल सूची जो कहाँ तैयार की गई थी, वो कैलिफोर्निया, कहाँ थी, कैलिफोर्निया। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय जो कहाँ है, कैलिफोर्निया में, कहाँ है, कैलिफोर्निया में। तो हम लिखेंगे यहाँ पे स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय तथा कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैलिफोर्निया में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। ठीक है। अगला गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे 26वां। क्या है, शिक्षण कौशल को सक्रिय बनाया जाता है। शिक्षण कौशल को सक्रिय बनाने के लिए क्या करेंगे, अंतःक्रिया, क्या करेंगे, बनाया जाता है किस क्रिया के द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, समस्त अंतःक्रिया के द्वारा, समस्त अंतःक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा, अंतःक्रिया के द्वारा, समस्त अंतःक्रिया, समस्त अंतःक्रिया। अगला है प्रदर्शन विधि की विशेषता है। तो प्रदर्शन विधि की विशेषता क्या है, शिक्षक एवं छात्र दोनों कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। प्रदर्शन विधि यानी जो प्रदर्शन करके सीखता है बच्चा, तो उसमें शिक्षक और छात्र दोनों कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, शिक्षक एवं छात्र दोनों कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। दोनों कैसे होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक विज्ञान के लिए आवश्यक विधि है। तो सामाजिक विज्ञान के लिए गैस कौन सी विधि आवश्यक होगी, तो हम जब सामाजिक चीज़ों को याद करेंगे या उनके बारे में पढ़ेंगे तो उनका हमें क्या चाहिए, विवरण चाहिए। क्या चाहिए, उनकी एक सूची चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसमें, विवरण विधि। कौन सी विधि हो जाएगी, विवरण विधि। कौन सी विधि हो जाएगी हमारी, विवरण विधि, विवरण विधि। अगला है 29वां, व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि कैसी है, व्याख्यान विधि है कठिन अंशों को सरल बनाना। जब हम किसी चीज़ को नहीं समझ पाते हैं तो हम क्या करते हैं, उसकी, तो हमें क्या करना है, उसकी व्याख्या करके समझाना होता है। तो क्या होता है, जो कठिन अधिगम होता है तो उसे व्याख्यान विधि द्वारा कैसा कर दिया जाता है, सरल कर दिया जाता है। तो कठिन अंशों को सरल बनाना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कठिन अंशों को सरल बनाना, कठिन अंशों को सरल बनाना। ये क्या, कौन सी विधि हो जाएगी, व्याख्यान विधि। अंतःक्रिया अवस्था, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, अंतःक्रिया अवस्था ये कब करता है बच्चा, जब कक्षा में जाने के बाद की गई क्रिया। कक्षा में जाने के बाद जो क्रिया होती है वो क्या होती है, अंतःक्रिया अवस्था। तो कौन सी होती है, कक्षा में जाने के बाद की क्रिया। बाद की क्रिया क्या होती है, या बाद की गई क्रिया, बाद की गई क्रिया।
बाद की गई क्रिया कौन सी होती है? अंतः क्रिया। और शिक्षण की अवस्थाएं, तो शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो नंबर 1 हो जाएगा हमारा पूर्व क्रिया अवस्था, जो सबसे पहले की जाती है। कौन सी? पूर्व क्रिया अवस्था। तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था, नंबर 1 पूर्व क्रिया अवस्था, नंबर 2 अंतः क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, और नंबर 3 हो जाएगी औपचारिकेतर, यानी सॉरी, नंबर 3 हो जाएगी हमारी उत्तर क्रिया अवस्था। कौन सी हो जाएगी? उत्तर क्रिया अवस्था। पूर्व क्रिया अवस्था, अंतः क्रिया अवस्था, और नंबर 3 हो जाएगी हमारी कौन सी? उत्तर क्रिया अवस्था। उत्तर क्रिया अवस्था। कौन सी अवस्था? उत्तर क्रिया अवस्था। तो शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हो गई? 3। कितनी हो गई गाइस? 3। अगला क्वेश्चन, शैक्षिक अवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। शैक्षिक अवस्था के आधार पर, यहाँ पे क्या था? शिक्षण की अवस्थाएं थी। अब ये शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, मतलब शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर कैसे पढ़ाया जाए बच्चों को, तो उसके आधार पर जो शिक्षण के प्रकार हैं वो कितने हैं? तो वो हैं हमारे 3। वो भी कितने हैं? 3। कितने हैं? 3। तो सबसे एक कौन सा है? औपचारिक शिक्षण। नंबर 1 कौन सा है? औपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण कौन सा है? औपचारिक शिक्षण। नंबर 2 हो जाएगा कौन सा शिक्षण? अनौपचारिक शिक्षण। कौन सा हो जाएगा? अनौपचारिक शिक्षण। अनौपचारिक शिक्षण। और नंबर 3 हो जाएगा औपचारिकेतर शिक्षण। औपचारिकेतर शिक्षण। औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिकेतर। ज़्यादातर पूछता है हमारा कौन सा? औपचारिक शिक्षण पूछेगा और अनौपचारिक शिक्षण पूछेगा। अगला हमारा है शासन प्रणाली के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो ये भी कितने होते हैं? 3। ये भी साथियों कितने होते हैं? 3। ये कौन कौन से होते हैं? एक तंत्रीय शिक्षण, नंबर 2 लोकतंत्रीय शिक्षण, नंबर 3 हस्तक्षेप रहित। तो अब कहें तो हम इधर लिख के बता दें, तो इसमें होता है एक तंत्रीय शिक्षण। नंबर 1 एक तंत्रीय शिक्षण, नंबर 2 होता है लोकतंत्रीय शिक्षण। कौन सा होता है? लोकतंत्रीय शिक्षण। लोकतंत्रीय शिक्षण। नंबर 3 हस्तक्षेप रहित शिक्षण। कौन सा होता है? हस्तक्षेप रहित शिक्षण। हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो शासन प्रणाली के आधार पर कितने शिक्षण होते हैं? 3 प्रकार के। अब आ जाता है शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के स्तरों के आधार पर भी कितने होते हैं? 3।